पहले मैं बरेलवियों से पूछना चाहता हूं, जो बरेलवी मौलाना जो देवबंदी को काफिर कहते, पहले जूता मारो उसको। तेरा मेरा रिश्ता क्या कमीने कुत्ते, तेरा मेरा रिश्ता तब ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं था और फिलिस्तीन वाले से है। मैं बरेलवी से पूछना चाहता हूं, फिलिस्तीन वाला जब देवबंदी है, फिलिस्तीन वाला जब शाफई है, तो तू हिमायत में क्यों आया बे? और जब हिमायत में आया तो 2 लाख रुपया खर्च करके रात में माइक लगा के तूने देवबंदी को गाली क्यों दिया? पहले इनको पीटो, तबलीगी को पीटो, पहले क्या कहते हैं जमीयत को पीटो। ये तो खुद टुकड़े टुकड़े, पहले खुद एक हुए नहीं और चले फिलिस्तीन से रिश्ता भंजाने, चले तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ड्रामेबाजी जो है वो आरएसएस के इशारे पर किया गया है और ये नारा मुल्क में बंद होना चाहिए। मैं आपके दर्शकों से, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये नारा नुकसानदेह है आपके लिए। आपको इस मुल्क के सभी लोगों से मिलजुल कर प्यार से रहना है। इस मुल्क की अपनी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी में जो चूक अभी हुई है मौजूदा प्रधानमंत्री से, हम उनको एहसास दिलाएंगे प्रधानमंत्री जी को कि इस्राइल की हिमायत में नारे लिखे जा रहे हैं, इस्राइल की हिमायत में, इस्राइल के समर्थन में क्या कहते हैं होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और इस्राइल के समर्थन में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसका जिम्मेदार सिर्फ आरएसएस को, संघ को कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। हमारे जो मुनाफिकीन हैं, हमारे यहां जो क्या कहते हैं जयचंद, तो उनके यहां नाम कहा जाता है, हमारे यहां मीर जाफर और मीर सादिक, ये जो हमारे यहां हैं, ये हमें चैन से जीने नहीं देते हैं। आप ये बताइए कि फिलिस्तीन का मसला और इस्राइल का मसला क्या इस्लाम और यहूदियत का मसला है क्या? ये इस्लाम और यहूदियत का मसला नहीं है। बैतुल मुकद्दस का जो मामला है वो बिल्कुल अलग मामला है और फिलिस्तीन का जो मामला है वो बिल्कुल अलग मामला है। बैतुल मुकद्दस का मामला आलम इस्लाम का मामला है, उस पर यहूदियों का भी दावा है, वो भी मानता है कि यह हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है और हम भी मानते हैं कि वो जगह हमारे लिए बहुत मोहतरम है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला, ये यूएनओ का मामला है, ये मामला मजहबी है जो बैतुल मुकद्दस का है, लेकिन फिलिस्तीन का जो मसला है वो जमीन का मसला है। प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया तो क्या जरूरत थी एएमयू के छात्रों को कि बड़ा मुसलमान बन रहा? तेरा मेरा रिश्ता, यही पैदा होता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा, किससे रिश्ता भाई आपका? किससे रिश्ता है आपका? फिलिस्तीनियों से रिश्ता है। सऊदी अरब वालों का फिलिस्तीनियों से रिश्ता नहीं है, इनके मिस्र वालों का नहीं है, जॉर्डन वालों का नहीं है, कतर वालों का नहीं है, अबू धाबी वालों का नहीं है, यूएई वालों का नहीं है। यूएई के माने राजा, उसको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो कह ही नहीं सकते हैं, राजा फौरन बयान देते हैं इजराइल के पक्ष में और सऊदी के बादशाह नपे तुले अंदाज में बयान देते हैं। वो उस हमले की मजम्मत भी करते हैं और साथ में इजराइल से संयम बरतने की अपील भी करते हैं और साथ में फिलिस्तीन के वाजिब हक की बात भी करते हैं। कुल मिलाकर एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जो है वो देते हैं। एमबीबीएस नाम है ना, वो जो शाह मोहम्मद बिन सलमान, एमबीएस, तो ये एमबीएस का बयान है। तो एमबीएस से बड़ा मुसलमान अगर एएमयू में पढ़ रहा है तो फिर तो भारत जो है इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। भाई देखिए, अब मैं आरएसएस वाले लाइन पर बोल रहा हूं। अबे मूर्खो, तुमको माँ बाप ने पढ़ने भेजा था, सियासत करनी है तो अपने दम पर करो, सियासत करनी है तो सियासी पार्टियों में जाकर करो, शोहरत हासिल करनी है तो सलाहियत पैदा करो। ये इस्लाम की आड़ में, जिस तरह से इस्लाम की आड़ में सऊदी की सरकार मक्कारी कर रही है, जिस तरह से इस्लाम की आड़ में अपने शाही खानदान को बनाए रखने के लिए इस्लाम का सहारा ले रही है, जिस तरह से यूएई का वो बेवकूफ बादशाह जो अपने आप को माने बादशाह कहता, वो इस्लाम का सहारा लेकर पूरे दुबई को फिल्म सिटी का अड्डा और नचनिया का घर बना दिया और इस्लाम का सहारा लेकर बादशाह बना कह रहा इस्लामी हुकूमत है और इस्लामी हुकूमत की आड़ में जमहूरियत का कत्लेआम कर रहा है वहां। और वो आदमी बयान दे रहा, तुम जमहूरी मुल्क में रह रहे हो, भारत एक जमहूरी मुल्क है, यहां राय रखने का हक सबको है, यहां मजहबी जुनून, आप जुनून पैदा करते हैं, आप सनकी बनते हैं। अरे यहां सनक से यह देश नहीं चलता, कानून से देश चलता। आप सनकेंगे तो पहले से सनके हुए जो लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग, वो पूरी तरह से 100 साल से सनके हुए। तो जब आप भी सनकेंगे तो इसका मतलब कौम का, मुल्क का नुकसान करेंगे। इसलिए जिन लोगों ने यह नारा लगाया है तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला, वो कौम के वफादार नहीं है, वो बाशऊर नहीं है, उनके अंदर सियासी शऊर नहीं है। आरएसएस के एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाया है। एक बात क्या कहना चाहिए था उन्हें?
भाई फिलिस्तीन की हिमायत में मैं खड़ा हूं, पूरी दुनिया खड़ी है, होनी चाहिए। जो नहीं खड़ा है वो इंसानियत का दुश्मन है। फिलिस्तीन की हिमायत की एक तारीख है हमारे मुल्क में। हम जिस मुल्क में रहते हैं, देखिए पहले अपने मुल्क को आपको समझना होगा। आप भारत में हैं, आप भारत में, अरब वाला क्यों नहीं जुलूस निकाल रहा? पहला सवाल। देखिए यहां पर मैं हिंदुओं के साथ खड़ा हो जा रहा हूं। हिंदू का कहना है कि भाई अरब है, अरब वाला क्यों नहीं जुलूस निकाला? भाई तुम्हारी कंट्री है ना, वहां तो 100% मुसलमान है, वो जुलूस नहीं निकाल रहे। यूएई जुलूस नहीं निकाल रहा, समझिए ना। बहरीन, यमन आपस में लड़ने के लिए बम था आपके पास। यमन से तीन साल से भी ज्यादा हो गए हैं, यमन से सऊदी अरब जंग लड़ रहा था ना भाई। रोज ढूं निकालो, अब माँ ने दूध पिलाया तो अब निकलो। तुम आपस में लड़ने के लिए तुम्हारे पास बम मिसाइल है, आपस में लड़ने के लिए, और मजलूमों की हिमायत में खड़े होने का जिगरा नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कौन सा मुसलमान हो भाई? मैं उसको कह रहा हूं, अब भारत के मुसलमानों को कह रहा हूं, जमहूरियत बचाने का जिगरा नहीं है तो इस्लाम का तुम सहारा ले रहे हो। इस्लाम जमहूरियत में जब हमको हक है अपनी बात रखने का, तो हम जमहूरी तरीके से रखेंगे ना। इसमें मजहब कहां से दाखिल हो रहा? मजहब ज्यों आया फितना वहीं आएगा, क्योंकि यहां लोग चाहते हैं, सत्ता पर बैठे लोग चाहते हैं कि तमाम मामले मजहबी हो जाएं, ताकि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई का विषय खत्म हो जाए, इंसानी हुकूक का मामला खत्म हो जाए, ह्यूमन राइट्स पर बात ना हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बात हो। और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर जामिया का छात्र या एएनयू का छात्र, मैं तो बहुत अक्लमंद इन लोगों को समझता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जामिया और जेएनयू में भी आरएसएस का कब्जा हो गया है, एएनयू में भी, और उन छात्रों को आरएसएस के लोग फंडिंग करके आगे बढ़ाकर इस तरह का नारा लगाकर मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। इसीलिए मौलाना इस तरह का नारा लगा कि ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? भारत में रह करके फलस्तीन की हिमायत करना चाहिए, लेकिन तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि ये धर्म युद्ध है, इस तरह क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल धर्म युद्ध नहीं है, ये जालिम और मजलूम के बीच जंग है। बिल्कुल एक रेखा खींची हुई है। अत्याचारी और जुल्मी के खिलाफ आप अगर हैं तो आपको फलस्तीन के साथ खड़ा होना ही होगा। अब मैं भारत की तरफ, मैं बार बार भारत की तरफ लौटा रहा हूं। 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत क्यों आजाद हुआ भाई? भारत तो तब भी था। आजाद किससे हुआ? आजाद विदेशी शासकों से हुआ। वो शासक जो विदेश से आए थे, व्यापार के लिए आए थे और कब्जा करके बैठ गए। तो हमारे तमाम हमारे पूर्वजों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उन जालिमों को, जो अपना कानून चलाते थे, उनके पास भी ताकत था, उनका सूरज गुरूब नहीं होता था, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क कहलाते थे, लेकिन भारत के लोगों ने जब ठान लिया कि चाहे जितनी ताकत इसकी हो, हम अपने इस पवित्र भूमि पर इसको रहने नहीं देंगे, तो भारत के लोगों ने अपनी जान दी जरूर, लेकिन उस अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया। तो ये 47 में आजाद हुआ। 48 में चूंकि वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की स्थिति सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बदली थी, और थर्ड वर्ल्ड वार के बाद भी बदलेगी। ये एक्स्ट्रा मैं बोल दे रहा हूं, तीसरी जंग होने वाली है। थर्ड वर्ल्ड वार के बाद भी स्थितियां बदलेंगी, ज्यादा उतावलापन में आने की जरूरत नहीं है। तो बदली तो 1948 में इसराइल का कयाम हो गया, यूएनओ ने उसे मान्यता दे दी, ठीक है, एक मुल्क बन गया। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, भारत ने विरोध किया। भारत में पहली सरकार जवाहरलाल नेहरू की, इसराइल को तस्लीम नहीं किया गया, इसराइल को मुल्क नहीं माना गया। फिलिस्तीन की हिमायत में नेहरू जी खड़े रहे, गांधी जी खड़े रहे, सरदार पटेल खड़े रहे। मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन लोगों से जो आज इसराइल की हिमायत में खड़े हैं, क्या तुम पटेल से बड़े हो गए हो देशभक्त? तुम नेहरू से बड़े देशभक्त हो? तुम गांधी से बड़े देशभक्त हो? या दुनिया को जानने की सलाहियत तुम में नेहरू से ज्यादा है, तुम में गांधी से ज्यादा है, तुम में पटेल से ज्यादा है? क्या समझ जो आलमी सियासत को समझे? क्या पटेल आलमी सियासत को नहीं समझते थे? क्या नेहरू आलमी सियासत को नहीं समझते थे? मैं 1 मिनट करे फैसले। अब उसके बाद की पीढ़ी, इंदिरा गांधी का दौर आता है, फिलिस्तीन की हिमायत, इतनी बड़ी हिमायत कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहकर पुकारते थे। और जब इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, इसी दिल्ली में यासिर अराफात पहुंचे और सड़क पर बैठकर फूट फूट कर यासिर अराफात रो रहे थे। ये रिश्ता था फिलिस्तीन और भारत का। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण वायरल हो रहा। मोदी जी बंद कमरे में सुनो, अगर आप देशभक्त हो या वाजपेयी देशभक्त है, यह भी फैसला होना चाहिए। यह अंधभक्त जो आज की तारीख में सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी पर, सिर्फ इसराइल, मैं कहता हूं अगर फिलिस्तीन मुस्लिम ना होता, कोई और मुल्क होता, तो क्या उसकी हिमायत आप नहीं करते? इसका मतलब आप पाकिस्तानी हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने पीएको पर कब्जा कर लिया है, हम उसका विरोध करते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम छीनना चाहते हैं।
क्योंकि किसी भी काबिज को हम जो है गैर कानूनी कब्जा नहीं देना चाहते हैं। जिस तरह से नया नक्शा चीन ने जारी किया है हम विरोध करते हैं, लेकिन मोदी जी को शायद नया नक्शा पसंद है। मोदी जी को कब्जाधारी लोगों का समर्थन करने का शौक है। मोदी जी ये पहले देश के प्रधानमंत्री हुए अनोखे कि जो उनके नेता, मोदी जी अगर वाजपेयी जी ना होते तो आप ना होते, मोदी जी आडवाणी जी ना होते तो आप ना होते। पूछिए आडवाणी जी से, इंटरव्यू लीजिए जाकर। वाजपेयी जी का बयान वीडियो वायरल हो रहा, वाजपेयी जी ने डंके की चोट पर कहा कि किसी भी कीमत पर हम इसराइल को तब तक नैतिक समर्थन नहीं देंगे जब तक कि वो फिलिस्तीन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर देता है। फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों की जमीन है, फिलिस्तीन जो है वो जमीन फिलिस्तीनियों की है और उसे मिलना चाहिए। ये वाजपेयी जी कह रहे हैं। सुनिए, तो वाजपेयी जी कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं, इंदिरा जी कह रही हैं, राजीव जी कह रहे हैं, ये अनोखे प्रधानमंत्री आ गए। इनको इतनी जल्दीबाजी थी बयान देने की साहब, इतनी जल्दी। चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो दे हो सकता है कुछ नक्शा उनके सामने हो, हिकमत होगी, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हमें भी तो हिकमत अपनाना चाहिए था। हमारे लोगों ने हिकमत से काम नहीं लिया। हमारे लोग जो अभी सोशल मीडिया पर हमारा मेरा तेरा रिश्ता, क्या ये कौन सी बीमारी है भाई? मेरा तेरा रिश्ता वाला ये कौन सी नई बीमारी आ गई है? मेरा तेरा रिश्ता। पहले मैं बरेलवियों से पूछना चाहता हूं, जो बरेलवी मौलाना जो देवबंदी को काफिर कहते, पहले जूता मारो उसको। तेरा मेरा रिश्ता क्या कमीने कुत्ते? तेरा मेरा रिश्ता तब ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं था और फिलिस्तीन वाले से है। मैं बरेलवी से पूछना चाहता हूं, फिलिस्तीन वाला जब देवबंदी है, फिलिस्तीन वाला जब शाफई है, तो तू हिमायत में क्यों आया बे? और जब हिमायत में आया तो 2 लाख रुपया खर्च करके रात में माइक लगा के तूने देवबंदी को गाली क्यों दिया? पहले इनको पीटो, तबलीगी को पीटो, पहले क्या कहते हैं जमीयत को पीटो। ये तो खुद टुकड़े टुकड़े, पहले खुद एक हुए नहीं और चले फिलिस्तीन से रिश्ता भंजाने, चले तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ड्रामेबाजी जो है वो आरएसएस के इशारे पर किया गया है और ये नारा मुल्क में बंद होना चाहिए। मैं आपके दर्शकों से, मुसलमानों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये नारा नुकसानदेह है आपके लिए। आपको इस मुल्क के सभी लोगों से मिलजुल कर प्यार से रहना है। इस मुल्क की अपनी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी में जो चूक अभी हुई है मौजूदा प्रधानमंत्री से, हम उनको एहसास दिलाएंगे प्रधानमंत्री जी को कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपका अमेरिका दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता। वही अमेरिका जिसको आप दोस्त कह रहे हैं 1965 के जंग में, 1971 के जंग में आपके खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और वो रूस जो आज आपसे भाग गया और फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया, वो रूस आपके साथ खड़ा था। वो ईरान जिसको आपने अपने से दूर किया है, वही ईरान कश्मीर के मुद्दे पर जब भी यूएनओ में वोटिंग होता था भारत के पक्ष में मतदान करता था। मोदी जी, आप ऐसे मित्रों को खोते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं डंका बज रहा, डंका फूट गया आपका। अमेरिका आपका काम नहीं आएगा। अमेरिका धोखेबाज है, अमेरिका गद्दार है, अमेरिका व्यापारी है, अमेरिका लुटेरा है, अमेरिका सबको लड़ाता है, अमेरिका पूरी दुनिया के आतंकवादियों का सरगना और सरदार है। यह मैं कहना चाहता हूं। तो हमारे देश की पॉलिसी गलत रास्ते पर जा रही है, जो विदेशी नीति है। हमारा दोस्त इस भारत को इस मकाम पर लाने में रूस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज जितनी बड़ी फैक्ट्रियां देश के अंदर है, उसको स्थापित करने में नेहरू जी ने रूस का साथ लिया, रूस ने साथ दिया, रूस ने टेक्नोलॉजी दिया, रूस ने फर्टिलाइजर बनाए, रिफाइनरी बनवाए, तमाम चीजें। आज जो आपकी सैन्य शक्तियां हैं वो उसमें रूस की बड़ी भूमिका है। और मुस्लिम दुनिया में ईरान पहला देश आपका था जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय आपका दोस्त था। बाद के दिनों में आपने अरब देशों से दोस्ती की, इराक भी आपका दोस्त बना, सब बना, लेकिन ईरान की दोस्ती की कीमत पर इराक से दोस्ती नहीं की राजीव गांधी जी ने। ईरान से भी दोस्ती रहेगी, इराक से भी दोस्ती रहेगी। आप कीमत पर दोस्ती कर रहे हैं, फिलिस्तीन की कीमत पर इसराइल से दोस्ती। आप इसराइल से रिश्ते बनाइए, विरोध नहीं मैं करूंगा, कोई नहीं करेगा। यह देश का अपना मामला है, बड़े लोग फैसले लेते हैं। हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी है, कुछ चीजें हैं हमको इसराइल से चाहिए, उसके लिए हो सकता है दोस्ती। लेकिन फिलिस्तीन की कीमत पर अगर आप दोस्ती कर रहे हैं तो इसमें आपके नियत में खोट है।